गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 11 में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 11 ही है और इससे पहले हम लोग क्या सब स्टडी किए थे। तो हम लोग इससे पहले जो स्टडी किए थे वो था ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर का हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, और वेक्टर जो ट्रांसलेशंस के दौरान या ट्रांसफॉर्मेशंस के ड्यूरिंग ये जो वेक्टर में जो शिफ्टिंग आता है, वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो शिफ्ट कर जाता है। और शिफ्ट करने के बाद हमने देखा कि किस किस तरह से हमारे वेक्टर में वेरिएशंस आया, और फिर हमने उसको वेल डिफाइंड डेफिनेशन देने का, वेक्टर का जो कंप्लीट डेफिनेशन होता है, हमने उसको भी कल कंप्लीट किया। तो आज का जो हमारा गोल है, उस गोल में आज हम क्या देखने वाले, बेसिकली फील्ड। क्या देखने वाले भाई? हमारा जो लेक्चर का गोल है, फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, फील्ड देखेंगे। और इसी फील्ड में हम लोग दो टाइप से फील्ड देखेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारा स्केलर फील्ड, एंड सेकेंड हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर फील्ड। आज देखते हैं कि इन दोनों को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो पार्ट सेकेंड भी इसका आएगा। तो चलिए हेडिंग देते हैं वेक्टर फील्ड का और जानने का प्रयास करते हैं कि वेक्टर फील्ड होती क्या है। देखो, पहला तो हम इसको हेडिंग देते हैं फील्ड। कितना नंबर हेडिंग होगा? यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए 1 से, फील्ड। फील्ड क्या है? देखो भाई, फील्ड इज नथिंग बट ए रीजन ऑफ स्पेस। स्पेस में वो रीजन होता है जहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाए, किसी एक पॉइंट पर, उस रीजन में किसी एक पॉइंट पर वो वेल डिफाइन हो जाए। वेल डिफाइन, अगर कोई हमारे फिजिकल क्वांटिटी है और स्पेस में कहीं पर भी है, किसी पॉइंट पर है, और किसी टाइम उस पॉइंट पर उस फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटी वेल डिफाइन होना चाहिए। तब हम कह देंगे कि दिस इज कॉल्ड फील्ड। तो इसको पहले हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद और समझने का प्रयास करते हैं कि फील्ड क्या है। तो लिखो भाई, फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस। फील्ड इज a region of a space in which field is the region of a space in which a physical quantity in which a physical quantity is well defined at all point all point at a given instant of time. At a given instant of time,
that is called field. It's called field. इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, इसको डीपली हम डिस्कशन करते हैं अभी जस्ट। ए फिजिकल क्वांटिटी इज वेल डिफाइंड। Well defined, this is the very important line. Well defined means, well defined, यहाँ पर क्या है, well defined, well defined means, well defined means सिंगल वैल्यूड। फर्स्ट क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। फर्स्ट में सिंगल वैल्यूड, सेकेंड कॉन्टिन्यूस, एंड थर्ड इज डेफिनेट, एंड थर्ड पॉइंट इज डेफिनेट। Field is a region of space. स्पेस में वो रीजन होता है जहां पे फिजिकल क्वांटिटी एनी फिजिकल क्वांटिटी आर वेल डिफाइंड। उस पॉइंट पर, स्पेस में किसी एक पॉइंट पर वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, फील्ड है मतलब फील्ड है। तो वेल डिफाइंड की जो मीनिंग आता है, वेल डिफाइंड, व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन्स सिंगल वैल्यूड को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड कॉन्टिन्यूस, एंड थर्ड इज डेफिनेट। तो इन तीनों को जब ये फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी उस फील्ड में एग्जिस्ट करता है। चलो इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से कंसीडर करते हैं। देखो भाई, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक सर का हम एग्जांपल ले रहे हैं। बेसिकली उस सर का नाम हम भूल पा रहे हैं, तो उन्हीं सर का ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वो सर इस एग्जांपल से स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाना चाहे और वो समझा दिया। और मुझे ये एग्जांपल पर्सनली इस फील्ड को समझने के लिए इससे बेटर एग्जांपल मुझे और दूसरा नहीं लगा। क्या है भाई, देखो एक क्लासरूम है, ठीक है, ये क्या है, एक क्लासरूम है। सपोज कीजिए कि ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। दिस इज द डॉटेड पार्ट, डॉटेड पॉइंट इज द indicated by many students in this class, students in this class. This dotted point are indicated by the student of this class. Suppose एक स्टूडेंट इसमें क्या करता है, ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ड्यूटरेंट
को यूज करके आता है। ड्यूट्रेंट मीन्स परफ्यूम, परफ्यूम को यूज करके आता है। तो परफ्यूम ये यूज करता है तो इसकी जो स्मेल होती है ये स्प्रेड होती है। इस क्लास में सपोज कीजिए कि ये स्मेल यहाँ तक ये क्या हुआ, ये स्मेल यहाँ तक स्प्रेड हुआ। ये स्मेल इस रीजन में स्प्रेड हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग कि ये जो स्मेल है, इसमें स्मेल जो क्लास के अंदर में है, मतलब इस फील्ड के अंदर में है जहाँ तक स्मेल स्प्रेड हो रही है, तो उसके अंदर में जो भी स्टूडेंट है उसे क्या फील होगा, उस स्मेल का स्मेल उसे लगेगा। ठीक है। और जो इसके बियॉन्ड है, जो स्मेल का फील्ड है उसके बियॉन्ड है, वो क्या है, उस स्टूडेंट को स्मेल का खुशबू नहीं आएगा, स्मेल उसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो स्टूडेंट स्मेल जो यूज किया है, ये स्मेल की कुछ क्या है, बाउंड्रियाँ हैं, और बाउंड्री के अंदर में जितने भी स्टूडेंट हैं उस सारे स्टूडेंट को ओनली वन टाइप का स्मेल उसे लगेगा, उस ड्यूट्रेंट का स्मेल उसे केवल एक टाइप का स्मेल उसे फील होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन के अंदर में जितने भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट इस स्मेल को क्या करेंगे, फील करेंगे। मतलब कोई अदर टाइप का स्मेल नहीं है, सिंगल टाइप का स्मेल है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इस रीजन के अंदर में एक ही टाइप के स्मेल सारे स्टूडेंट को क्या हो रहा है, फील हो रहा है। सेकंड क्या है, सिंगल वैल्यूड है। और इसमें क्या है भाई, तीन चीज इसमें देखें, ये क्या बन रहा है, फील्ड, ये क्या है, फील्ड है। और इस फील्ड के अंदर में ओनली वन टाइप का स्मेल है, ओनली वन टाइप का स्मेल है, इसीलिए ओनली वन टाइप स्मेल आर फील all स्टूडेंट, all, इसीलिए therefore क्या है, सिंगल वैल्यूड है, ओनली सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। मतलब ओनली सिंगल टाइप का स्मेल इससे क्या हो रहा है, फील हो रहा है। और थर्ड इसमें देखिए, ये जो फील्ड है, ये फील्ड टाइम डिपेंडेंट है। क्या है भाई, टाइम डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी स्मेल जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, फर्दर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाइम के बढ़ने से, टाइम के इंक्रीज होने से इसकी फील्ड क्या होगी, फील्ड धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होगी और ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फर्दर ये डिक्रीज होगा। इसीलिए ये जो फील्ड है, ये फील्ड कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम बढ़ेगा तो फील्ड, रीजन ऑफ स्पेस, फील्ड का जो रीजन है वो घटेगा। फर्स्ट थिंग तो हम समझ गए सिंगल वैल्यूड। तो सिंगल वैल्यूड को हम यहाँ से देखें तो सेकेंड जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, ये तो हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल था इसलिए हम इसको दिखाएं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए।
एग्जाम्पल फर्स्ट, हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए spherical charge conductor which radius is r and filled अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आए होंगे 12 में तो इसको आप समझ जाएंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा अपने थिंकिंग पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे। एंड फील्ड इज अराउंड अस, फील्ड स्प्रेड एट ऑल अराउंड, फील्ड स्प्रेड एट ऑल अराउंड। देखो भाई ये क्या है, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, और इस पर क्या है, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, और इसकी जो रेडियस है, दिस इज आर। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल बताइए, V बराबर क्या हो जाएगा, V इजकल टू, अगर आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ आप जान लीजिए V इजकल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो यहां पर देखो भाई ये क्या है, फील्ड है, आर क्या है, रेडियस है, चार्ज है, पोटेंशियल है। ठीक है, और आप इसको कांस्टेंट कीजिए। तो देखो अगर हम इसकी ग्राफ को इंडिकेट करना चाहें, इसकी ग्राफ को बनाना हम चाहें, तो यहाँ पर हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, ये क्या है, जीरो है, ये जीरो हो गया, और ये आपको भी हो गया, और दिस इज आर, मतलब आर है, आर समझो, यहाँ तक आर है, इसके बाद आर हम समझ लेते हैं, इसके बाद आर आप ले लीजिए। तो देखिए सेंटर से आर डिस्टेंस तक कॉन्टिन्यूसली कोई फील्ड नहीं है, सेंटर से लेकर आर डिस्टेंस तक कोई फील्ड नहीं है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस तक फील्ड इज जीरो। बट एट द आर आर इज फील्ड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स हम यहाँ पर इस फील्ड को बता नहीं सकते एग्जैक्ट एट आर पर, मतलब एट द सरफेस पर फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, पोटेंशियल है, जो कितना है, मैक्सिमम है, और वहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितना है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आर के बियॉन्ड आते हैं, आर को टच करते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, फील्ड इज डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, कुछ इस तरह हमें देखने को मिलता है। तो एट द आर पर फील्ड इज नॉट डिफाइंड, बट बियॉन्ड द आर, मतलब ये आर है, इधर आर है, तो बियॉन्ड द आर फील्ड इज डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग।
तो यहाँ से हमें क्या मिला, इनसाइड द रीजन ऑफ स्पेस। फर्स्ट में यहाँ से देखिए, फर्स्ट में इनसाइड द रीजन ऑफ स्पेस there is continuously no field, FIE field means zero field, फर्स्ट में क्या हमें मिला, कॉन्टिन्यूसली मीन्स इस क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा है। बट एट द आर, अगर हम सेकेंड देखें, एट द आर सेकेंड में, एट द आर फील्ड इज नॉट डिफाइंड, फील्ड इज नॉट डिफाइंड, फील्ड इज नॉट डिफाइंड। जब आर पर फील्ड इज नॉट डिफाइंड है, मीन्स at this point field is infinity, field is infinite, field is infinite। तो हम R पर फील्ड को नहीं बता सकते हैं, मीन्स नॉट डिफाइंड। यहाँ पर फील्ड क्या है, नॉट डिफाइंड है। हमारा क्या था, फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज वेल डिफाइंड। तो फिजिकल क्वांटिटी एट आर पर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम फील्ड बता नहीं सकते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को हम फील्ड पॉइंट नहीं कहेंगे। फील्ड पॉइंट क्या हो गया, इनसाइड दिस कैविटी, इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर में क्या है, कॉन्टिन्यूसली जीरो फील्ड है एट द आर, 0 to r। बट एट द आर field is not defined, and beyond the r field is continuously क्या है, डिक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस है। थर्ड में beyond the r field is कॉन्टिन्यूसली है, कॉन्टिन्यूस है। फील्ड क्या है, एट आर पर डिफाइंड नहीं है, 0 to r जीरो फील्ड, एट आर नॉट डिफाइंड। बट बियॉन्ड द आर फील्ड इज कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, उससे हमें, मेरा वो पॉइंट नहीं है, मतलब आर के बियॉन्ड हमारा फील्ड क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली, कहीं पर ब्रेक नहीं है। अगर हम इस पॉइंट पर फिजिकल क्वांटिटी को वेल डिफाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट पर फिजिकल क्वांटिटी, इस पॉइंट पर दिस पॉइंट, मतलब बियॉन्ड द आर ऑल दिस पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी इज वेल डिफाइंड। तो एट दैट पॉइंट आर इज कॉन्टिन्यूस, ओके। एंड फोर्थ थिंग इसमें नोट करने की है, फोर्थ, दिस फील्ड इज नॉट टाइम डिपेंडेंट फील्ड, मतलब मीन्स ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता है। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को 1 ईयर्स के बाद भी देखें, 1 ईयर्स के बाद भी हम अगर चेक करें, तो इस पॉइंट पर जितनी फील्ड की इंटेंसिटी है
after 1 years, after many years, at that point वही फील्ड की इंटेंसिटी होगी जो हमने पहले मेजर किया था। इसका मतलब ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दिस फील्ड इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट फील्ड नहीं है, दिस इज नॉट टाइम डिपेंडेंट फील्ड। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ, ये फर्स्ट एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस का भी मतलब समझे, डिफिनिट का भी मतलब समझे। डिफिनिट यहाँ पर क्या है, इनडिफिनिट है, एट द आर इनडिफिनिट है, लेकिन उसके बाद क्या है, डिफिनिट है, डिफाइंड है, डिफिनिट है, इसीलिए उसको हम डिफिनिट कह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखते हैं यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। यस, थर्ड जो एग्जांपल हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो है, इसको पहले मिटाते हैं, आप नोट करना नोट कीजिए, इसको रहने देते हैं। एग्जाम्पल सेकंड को हम देखते हैं। देखिए, हम किसी भी फील्ड को, एनी फील्ड कैन बी expressed, can be mathematically expressed as हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई? तो देखो, अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको बात करेंगे। एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक्स, वाई, जेड एंड टी। एक्स, वाई, जेड एंड टी मीन्स व्हाट? एक्स एक्सिस के अबाउट देख सकते हैं कि फील्ड क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट देख सकते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट देख सकते हैं, एंड टी इज द अनदर कोऑर्डिनेट, मीन्स कि फील्ड इज डिपेंडेंट या नॉट डिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो टी का कोऑर्डिनेट आ रहा है, अगर टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा तो टी का कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। तो टी हमारा एनोदर क्या है, डायमेंशंस को इंडिकेट कर रहा है, जो ये बता रहा है कि टाइम पर डिपेंडेंट है या नहीं। अगर टाइम पर डिपेंडेंट होगा तो टाइम को हम इंक्लूड करेंगे, और टाइम पर अगर डिपेंडेंट नहीं होगा तो टाइम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसी को हम सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इज इंडिकेटेड बाई आर, वेक्टर आर एंड टी। आर एंड टी से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंडिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ क्या है, टाइम डिपेंडेंट है
या टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ ये टाइम डिपेंडेंट फील्ड था। कैसे? तो देखिए, जब हमारा अर्थ क्या हो रहा था, ये जो अर्थ है, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर बन रहे थे, तो स्फीयर के जो कुछ टुकड़े थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स क्या थे, बिखरे हुए थे। पार्टिकल्स क्या थे, बिखरे हुए थे। और पार्टिकल्स रोटेट भी कर रहे थे, अर्थ रोटेट भी कर रहे थे, और पार्टिकल्स क्या थे, उसके चारों ओर बिखरे हुए पार्टिकल्स थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमारा जो फील्ड है, फील्ड की स्ट्रेंथ और फील्ड की इंटेंसिटी और क्या होने लगी, इंक्रीज करने लगी, और वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होने लगे, इंटरेक्ट होने लगे। और एक टाइम आने के बाद ये सारे पार्टिकल्स इस अर्थ से जाके मिल गए, और ये एक स्फीयर को, एक सॉलिड स्फीयर को क्या किए, परफॉर्म किए। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये फील्ड टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, इन केस टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये सारे पार्टिकल्स कैसे आ गए। ये जितने भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स अर्थ के साथ कंबाइंड कैसे हो गए। तो इनके चारों ओर ही रहना चाहिए थे, इनके अराउंड में ही रहना चाहिए था, लेकिन तो ऐसा तो हुआ नहीं। वो धीरे धीरे क्या हुए, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुए और जाके अपने नेबर के पार्टिकल के साथ ये कंबाइंड हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम डिपेंडेंट फील्ड था, इसीलिए वो सारे पार्टिकल्स क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ऑफ अर्थ क्या था भाई, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट था। और देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था, उसी प्रकार देखो, जब हमारा अर्थ क्या हो रहा था, अर्थ बन रहा था, तो उसके जो फॉर्मेशंस हो रहे थे, उसके चारों ओर क्या थे, पार्टिकल्स थे। तो चारों ओर जो पार्टिकल्स थे, उस पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए आप नेग्लेक्ट कीजिए। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स थे, उस जो उसके अंदर में थे, जो एक साथ कंबाइन थे, वो सारे क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स थे। और ये पार्टिकल्स किससे मिलकर बना होता है, चार्ज एटम से मिलकर बना होता है। और एटम के अंदर में क्या होता है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है, तो व्हेन चार्ज पार्टिकल्स मूविंग, देन इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो डस्ट पार्टिकल्स के बाद ये देखो, ये सपोज कीजिए कि ये हमारा, दिस इज द आवर अर्थ, एंड दिस स्मॉल सेगमेंट इज द पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एंड इसके चारों ओर ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का टुकड़ा है। ये क्या हो रहा है, इसके चारों ओर, इसके रोटेट करने से ये भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ये भी रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स, ये जो इनसाइड, ये जो अर्थ है, ये अर्थ रोटेट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये चार्ज पार्टिकल्स जो इसके बियॉन्ड में थे, ये चार्ज पार्टिकल्स, ये भी पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे। और ये पार्टिकल्स रोटेट कर रहे थे, तो पार्टिकल्स के रोटेट करने से ही चार्ज रोटेट कर रहा भाई। और चार्ज रोटेट कर रहा है तो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहे थे, ये सारे रोटेट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये इनसाइड आए, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या होने लगे, ये इसको क्या करने लगे, इस पर फोर्स लगाने लगा। और फोर्स लगाने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करने लगे, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को, अपोजिट साइन वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। और इसीलिए ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड हो गया। और ये एक्यूमुलेट होने के बाद ये एक ऐसे
हमारे स्फीयर अर्थ को क्या किया, परफॉर्म किया। तो अब हमारा अर्थ कैसा हो गया, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट था। अगर टाइम डिपेंडेंट नहीं होता तो दूसरे चार्ज के पार्टिकल्स को ये उस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, और फोर्स एग्जर्ट नहीं करता तो उसको ये अट्रैक्ट नहीं करता। हालांकि दोनों चीज़ हम देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ग्रेविटेशन के कारण ये क्या हो गए, एक दूसरे से कंबाइंड हुए, पार्टिकल्स आके अर्थ में रिकम्बिनेशन हुआ। और दूसरी हम केस में क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विल टाइम डिपेंडेंट। तो यहां से हम क्या लिख दें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विल बी टाइम डिपेंडेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और अगर आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम स्टार्ट करेंगे तब वहां पर आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है। लेकिन अभी आप इसको इतना ही समझिए कि उस टाइम में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज क्या भाई, टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट। कितना टाइम हुआ देखते हैं। हमारा टाइम तो अधिक हो चुका है, तो हम अपने लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो स्केलर फील्ड पढ़ेंगे एंड वेक्टर फील्ड को हम लोग स्टडी करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, और आपको कुछ नया ज़रूर आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।